गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं मोहम्मद सद्दाम, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपका RIT या ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर स्वागत करता हूं। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। डायनेमिक ऑफ मशीन का ये लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में मैंने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था कि कितने चैप्टर हैं इसके अंदर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट बेसिक कॉन्सेप्ट कि बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या है, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं डायनेमिक ऑफ मशीन में एक वर्ड आ रहा है मशीन। एक मैकेनिकल इंजीनियर को मशीन की परिभाषा ऑब्वियसली याद होनी चाहिए, ठीक है, कि एक मशीन क्या है, क्योंकि मशीन से ही आगे मैकेनिकल बना हुआ है, ठीक है। तो मशीन की जो परिभाषा है, मैं 2 परिभाषा यहाँ बताऊँगा, 2 डेफिनेशन यहाँ बता रहा हूँ। एक तो वही जो 3 इडियट में बताया गया है, ठीक है। 3 इडियट में मशीन को क्या बताया गया है कि अ मशीन इज इक्विपमेंट विच रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट। मतलब मशीन एक ऐसा उपकरण है या ऐसा इक्विपमेंट, ऐसी डिवाइस है जो इंसानों के कार्य को या उसके एफर्ट को कम कर दे, ठीक है। अगर हम किताबी भाषा में जाएं तो वहाँ क्या लिखा हुआ है, मशीन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी and further heat energy is used for converting useful work। मीन्स कि मशीन एक ऐसी युक्ति है जो पहले केमिकल एनर्जी को ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है, फिर उस ऊष्मीय ऊर्जा को प्रयोग करके वो किसी एक वर्क में, यूजफुल वर्क में बदल देता है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे हम तो कौन कौन से मशीन हो सकते हैं, हमने लेथ देखा होगा, लेथ एक मशीन हो सकता है, ठीक है। स्कूटर भी एक मशीन है, ट्रक भी क्या है, एक मशीन है, ठीक है। ये है क्या, किसके एग्जाम्पल हैं, सब मशीन के एग्जाम्पल। ये डेफिनेशन पे पूरे ढलते हैं क्योंकि ये भी पहले केमिकल एनर्जी, किससे, पेट्रोल या किसी जो भी हम एनर्जी दे रहे हैं एक्सटर्नल एनर्जी, उससे उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको वो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब मशीन हमने यहाँ समझ लिया। अब हम चलते हैं चैप्टर पे कि थ्योरी ऑफ मशीन क्या है। थ्योरी ऑफ मशीन बेसिकली 2 भाग होते हैं इसके। मैंने लेक्चर 1 में भी बताया था आपको कि काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स, ठीक है। काइनेमेटिक्स क्या होता है और डायनेमिक्स क्या है। लॉट ऑफ जो पोर्शन है वो डायनेमिक्स का हमारे इस सब्जेक्ट में है, काइनेमेटिक्स का थोड़ा सा पोर्शन है, वो भी हम पढ़ेंगे। देखिए, काइनेमेटिक्स थ्योरी ऑफ मशीन का वह भाग है, वह शाखा है जिसके अंदर हम किसी भी इक्विपमेंट के मोशन की स्टडी करते हैं या किसी भी बॉडी के मोशन की स्टडी करते हैं, लेकिन उसमें हम फोर्स इंक्लूड नहीं करते हैं जिस फोर्स के कारण उस बॉडी में मोशन आया है, ठीक है। समझ में आई बात। एक बार और समझा रहा हूँ कि किसी भी बॉडी का मतलब काइनेमेटिक्स थ्योरी ऑफ मशीन का वह शाखा है, वह ब्रांच है जिसके अंदर किसी भी बॉडी का उत्पन्न हुए मोशन को हम स्टडी करते हैं, लेकिन उसमें वो बल हम नेगलेक्ट कर देते हैं जिसके कारण उस बॉडी में या उस इक्विपमेंट में या उस एलिमेंट में मोशन प्रोड्यूस हुआ है। अब आप बात करते हैं डायनेमिक्स की। डायनेमिक्स क्या है, ये थ्योरी ऑफ मशीन की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम किसी भी बॉडी में लगे हुए बल का अध्ययन करते हैं। इस दौरान वो बॉडी गतिशील अवस्था में रहता है, मतलब मोशन की अवस्था में रहता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम बोलते हैं गतिशील यांत्रिकी, ठीक है, गतिशील यांत्रिकी। जैसे नाम से आपको स्टैंड हो रहा है कि डायनेमिक इज अ ब्रांच ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन विच डील विथ फोर्सेस ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब बात करते हैं नीचे, डायनेमिक अब फिर से 2 भागों में टूट जाता है, ठीक है। एक होता है काइनेटिक्स और एक होता है स्टैटिक्स, ठीक है। तो काइनेटिक्स क्या होता है, देखिए, काइनेटिक्स क्या है, डायनेमिक की वह शाखा है जिसके अंदर हम इनर्शिया फोर्स का अध्ययन करते हैं। किसका बात करते हैं हम इसके अंदर, इनर्शिया फोर्स का अध्ययन करते हैं। अब ये इनर्शिया फोर्स प्रोड्यूस कैसे होता है, इनर्शिया फोर्स का प्रोड्यूस होता है जब कोई भी एलिमेंट है उसका कुछ ना कुछ मास होगा। अब वो एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ मोशन कर रहा होगा, ठीक है। तो जब हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को, मास को उस एलिमेंट के तथा उसके मोशन को हम कंबाइंड इफेक्ट निकालते हैं तो उसके वजह से इनर्शिया फोर्स डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो काइनेटिक्स क्या है,
डायनेमिक की वह शाखा है, वह ब्रांच है जिसके अंदर हम इनर्शिया फोर्स का अध्ययन करते हैं या फोर्स का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये फोर्स किसकी वजह से उत्पन्न हुआ है? उस एलिमेंट के मास और उसके मूवमेंट के कंबाइंड इफेक्ट के कारण। ठीक है, तो ये हो गया काइनेटिक्स। अब आता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स का हिंदी अगर हम बात करेंगे, स्थिति यांत्रिकी। ठीक है, स्थितिक यांत्रिक। ठीक है, स्थितिक यांत्रिकी। तो ये डायनेमिक का वह ब्रांच है जिसके अंदर हम उस बॉडीज़ पर लगे हुए बल का अध्ययन करते हैं, लेकिन वो बॉडी उस दौरान इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, मतलब रुकी हुई कंडीशन में होती है। ठीक है, मतलब अगर हमें कोई रुकी हुई वस्तु है, मान लीजिए एग्जांपल लिखिए कि मैं ये बुक है मेरे पास, ये बुक मैंने इस ज़मीन पे रख दिया। अब ये बुक कहीं मोशन नहीं कर रही है, तो ये क्या होगा? ये रुकी हुई कंडीशन पे है। लेकिन इस बुक का मास है, उसके मास की वजह से ग्रेविटी से मल्टीप्लाई होकर वो क्या कर रहा है? एक वेट बना रहा है। तो वेट कुछ ना कुछ ज़मीन पे रख रहा है। ठीक है, तो इस बॉडी का अध्ययन करना, ठीक है, रुकी हुई कंडीशन में उस पर लगने वाले बल का अध्ययन करना क्या कहलाता है? हमारा स्टैटिक्स कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ तक आप सबको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है? काइनेमेटिक्स क्या होता है, डायनेमिक्स क्या होता है, ये दोनों टर्म के पार्ट हैं। अब डायनेमिक्स फिर काइनेटिक्स और स्टैटिक्स में टूट जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने थ्योरी ऑफ मशीन के पार्ट्स बता दिए। अब आते हैं, अब जब हम इतना समझ लेते हैं तब आगे क्या स्टार्ट होता है? अब बॉडीज़। अब इसके अंदर कौन कौन सी बॉडी, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे ना बॉडीज़ की, कौन कौन सी बॉडी हो सकती है? तो बेसिकली दो टाइप्स की बॉडी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, एक रिजिड बॉडी और दूसरा हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस बॉडी। ठीक है, तो रिजिड बॉडी क्या होता है? रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिस पर हम चाहे जितना भी बल लगा लें वो डिफॉर्म नहीं होता है। क्या होगा? वो डिफॉर्म नहीं होगा, टूटेगा नहीं, उसके अंदर विरूपण नहीं आएगा, तो वो क्या कहलाता है? रिजिड बॉडी कहलाता है। रियल लाइफ में ऐसे जरूर कोई ना कोई फोर्स होते हैं जो उस बॉडी को तोड़ेंगे, उसका डिफॉर्मेशन करेंगे। तो ये क्लियर हो जाता है कि रिजिड बॉडी रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ये हम आइडियल मानते हैं कि एक ऐसी बॉडी है जिस पे हम दुनिया भर के फोर्स लगा रहे हैं और वो टूट नहीं रहा है। ठीक है, जैसे कि क्लास में भी कई ऐसे बच्चे होते हैं, ठीक है, कि वो ढीठ हो गए हैं कि अब मेरे को कुछ भी कर लो, मैं करूँगा अपना ही, मैं नहीं हिलूँगा यहाँ से। ठीक है, तो रियल लाइफ में वो गलत चीज़ है, लेकिन वो आइडियल सोच रहा है कि मैं ऐसा हूँ। ठीक है, तो रिजिड बॉडी रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। आइडियली हम सोच सकते हैं कि ऐसी बॉडी है जिस पे हम बल लगा रहे हैं तो उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आता है रेजिस्टेंस बॉडी। रेजिस्टेंट मतलब प्रतिरोध पिंड जो होते हैं हमारे, ये ऐसे पिंड होते हैं जिस पे अगर हम कोई बल लगाते हैं तो एक ये मोशन करने लगते हैं। ठीक है, एक गतिशील अवस्था में आ जाते हैं अपने। उसी गतिशील अवस्था में आने के कारण इनमें जो डिफॉर्मेशन होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि वो क्या होगा? हमारा डिफॉर्म होने, वो मोशन करने लगेगा तो बॉडी क्या होगी? डिफॉर्म नहीं होगी। ठीक है, ये दोनों बॉडी समझ में आ गया कि ये रिजिड बॉडी है हमारी। ठीक है, ये फिक्स होती है बॉडी, रिजिड बॉडी होगी फिक्स बॉडी। ये क्या है? मूवेबल बॉडी होती है, ये मूव कर सकती है। ठीक है, जैसे ही हम बल उसमें लगाएंगे। ठीक है, और अब आता है हमारा अगला आएगा। अब जब हमने ये बॉडी पढ़ लिया तो अब आता है स्ट्रक्चर, क्योंकि जब हमने अलग अलग बॉडी अलग अलग एलिमेंट पढ़ लिए तो अब स्ट्रक्चर बनाएंगे। कोई भी हम चीज़ बनाते हैं, जैसे व्हीकल बनाते हैं, व्हीकल के लिए हमें पहले चेसिस या उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। ठीक है, फ्रेम बनाना पड़ता है, तो उसके लिए हम अब स्ट्रक्चर पे चलते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस हो रही है मशीन बनाने की, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ मशीन। ठीक है, अब मशीन तक हम कैसे पहुँच रहे हैं? भैया हमने बॉडी पढ़ लिया कि हमें बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी, एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब वो बॉडी कौन कौन सी हो सकती है? दो टाइप की है। फिर अब स्ट्रक्चर बनाएंगे जोड़ जोड़ के। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? जब हम 2 या 3 या मोर देन 2 रेजिस्टेंट बॉडी को हम एक साथ जोड़ दें, ठीक है, एक साथ जोड़ दें, तो जो हमारा एक वो बनेगा, एक शेप बनेगा, उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, मतलब द ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंट बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आते हैं हमने मशीन मैंने पहले बताया आपको, उसके बाद स्ट्रक्चर। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? स्ट्रक्चर में अंतर क्या है, मशीन में अंतर क्या है? तो इसके देख लेते हैं हम। मशीन क्या है?
मशीन क्या करता है, एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में या फिर यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन स्ट्रक्चर ऐसा नहीं करता है, वो एनर्जी को कन्वर्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या देख लेंगे हम कि मशीन में जो भी लिंक लगे हैं, जो भी एलिमेंट लगे हैं, क्योंकि मशीन में बहुत सारे नंबर ऑफ लिंक होते हैं, जुड़े रहते हैं आपस में, तो वो आपस में एक मोशन करते हैं। ठीक है, एक रिलेटिव मोशन करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर मोशन नहीं होता है। जैसे हम एग्जांपल करें कि हमने चेसिस बना दिया गाड़ी का, तो अगर हम उसमें चेसिस बना दिया और हम उसको सोचें इसमें कोई मोशन हो जाए तो मोशन नहीं होगा, क्योंकि वो एक ढांचा है, ढांचा में कभी मोशन नहीं हो सकता है। तो दूसरा डिफरेंस क्या होगा हमारा कि मशीन के जो लिंक होते हैं उनमें क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा, और स्ट्रक्चर में जो उसके स्ट्रक्चर के मेंबर होते हैं, जो जुड़े हुए मेंबर हैं, जैसे ये मेंबर हैं, ठीक है, हो सकता है ये ऐसे भी मेंबर हो सकते हैं, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, तो उसमें कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर के जो मेंबर हैं, थर्ड डिफरेंस है जो, उसमें उसके मेंबर केवल लोड कैरी कर सकते हैं। ठीक है, केवल लोड कैरी कर सकते हैं, लेकिन मशीन के जो लिंक और मेंबर हैं वो मोशन तथा एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर में केवल लोड। अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग हमारी बन गई है, एक तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये हम खड़े हो गए, हमने कुर्सियाँ ला के रख दी, कोई सामान रख दिया, तो ये क्या कर रहा है, लोड कैरी कर रहा है, मोशन तो नहीं कर रहा है ना, लोड कैरी कर रहा है, उसका वजन को सह रहा है। लेकिन मशीन में जो जितने भी इंजन है, इंजन एक मशीन है। ठीक है, इसमें बहुत सारे लिंक लगे रहते हैं, सिलेंडर, पिस्टन, क्रैंक शाफ्ट, ये आपस में क्या होते हैं, असेंबल होते हैं, तो ये आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन करते हैं और पावर ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर क्या करता है, आपस में जुड़ा तो होता है घर, लेकिन वो लोड कैरी करता है, पावर ट्रांसमिशन नहीं करता है और ना ही वो मोशन करता है। ठीक है, चौथा डिफरेंस क्या हो जाएगा, उसका एग्जाम्पल। मशीन में एग्जाम्पल क्या होगा, लेथ मशीन हो गई हमारी, स्कूटर, ट्रक, बसेस, जितने भी हैं हमारे। ठीक है, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, ये सब किसके अंदर आ जाएगा, मशीन के अंदर आ जाएगा। स्ट्रक्चर के अंदर क्या आ जाएगा हमारा, मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया, क्या, बिल्डिंग। दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, ब्रिज, जो हमारे पुलिया बनती है, बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं, वो भी मोशन नहीं करता है, लेकिन जब उसके ऊपर से गाड़ी जाती है तो उसका लोड को सहन कर लेता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, ट्रस, आपने देखा होगा, ट्रस मतलब जब हम सीट जो होती है हमारी, टीन की सीट या टीन की चादरें होती हैं, उसका घर बनाते हैं हम, तो क्या होता है, वो एक ट्रस का शेप ले लेता है। ठीक है, तो उसको, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट आज का लेक्चर था। हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें स्टार्ट किया था बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, मशीन की परिभाषा पढ़ी, उसके बाद हमने टोम, ये जब हमने क्या पढ़ा, टोम कैसे कैटेगराइज होता है, उसके बाद रेजिस्टेंट बॉडी, रिजिड बॉडी, स्ट्रक्चर और तथा मशीन तथा स्ट्रक्चर में अंतर पढ़ लिया। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसके आगे अगला जो लेक्चर है उसमें हम लिंक और एलिमेंट स्टार्ट करेंगे कि मशीन में लिंक जो लगे होते हैं, एक दूसरे मेंबर जो लगे रहते हैं, वो क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभी आज के लिए यहीं कंक्लूड करते हैं। इसको अपने नोटबुक में नोट भी करते रहेंगे, जितना आपको समझ में आ रहा है, मैं जो डेफिनेशन बोल रहा हूँ उसको पॉज करके अपनी लैंग्वेज में लिखते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और एक चीज़ और बता दूँ, चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कभी कभी हो सकता है मैं ग्रुप में ना डालूँ, तो जैसे ही मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा वो लेक्चर आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू और सेफ रहें। ठीक है।